एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि यहां पर हमने केमिस्ट्री को सिखाने का हमेशा से प्रयास किया है और पूरी कोशिश की है कि हर बंदा जो हमसे आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को रटे नहीं सीख सके, ठीक है। और इसका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है। तो देखिए, मैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज ये क्लास 11th का अगला वीडियो है। क्लास 11th में हम चैप्टर पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, ये पढ़ रहे थे। तो इसमें अब तक मैंने आपको पीछे कई सारे टॉपिक सिखाए। आज हम उसके अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है नॉर्मलता। नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से समय को बिना बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास भी यार, अगर क्लास पर आकर जुड़े हो तो इतना जरूर सुन लो, अगर सीखने को ना मिले और समझ ना पाओ तो तुरंत चैनल से चले जाना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ओपन चैलेंज है, हमेशा बोलता हूं कि अगर जो आकर बैठेगा तो भाई वो सीख कर जाएगा, और सीख कर नहीं जाते हो तो हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपना समय बर्बाद मत कीजिए, कीमती समय है, उसको कहीं और जाकर लगाइए और कामयाब बनिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है हमें बेटा? नॉर्मलता। तो देखिए बेटा, नॉर्मलता आपकी होती क्या है, पहले नॉर्मलता के बारे में जान लीजिए कि नॉर्मलता होती क्या है। तो क्या टॉपिक है हमारा? नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी। देखो पहले चीज याद रखना, इसको एन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलता, एन फॉर नॉर्मलता, तो एन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो नॉर्मलता होती क्या है, नॉर्मलता होती क्या है। पीछे मैंने आपको कई सारी चीजें पढ़ाई, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सी है। क्या बोला है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अगर यही इतनी सी डेफिनेशन है, बस 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं, नॉर्मलता बराबर क्या बोला है? 1 लीटर आयतन में उपस्थित, जिसमें उपस्थित होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसे कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित, तो आयतन कैसा है बेटा? लीटर में, आयतन लीटर में, और ऊपर क्या आएगा? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के बेस पर आप जानते हो, देखो मैं आपको बता दूं, ग्राम तुल्यांक जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके ग्राम बटे में तुल्यांकी भार, ग्राम बटे में तुल्यांकी भार। अगर यार वीडियो से जुड़े हो, फिक्र मत करना, तुल्यांकी भार वर्ड आपको सता रहा ना, पहले मैं अभी आपको तुल्यांकी भार भी सिखाऊंगा, क्या होता है, क्यों होता है। पहले नॉर्मलता को सीख लेते हैं। तो ग्राम तुल्यांक जो होता है वो क्या होता है? ग्राम बटे में तुल्यांकी भार। तो जरा फॉर्मूले में ले जाकर ग्राम तुल्यांक की जगह इसको लगा दीजिए। विलय के ग्राम तुल्यांक है ना, तो ग्राम में भार भी किसका होगा? विलय का, और तुल्यांकी भार भी किसका होगा? विलय का। तो यहां पर फटाफट से लगा दीजिए, विलय के ग्राम में भार बटे में, या विलय का कर दीजिए, विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इनटू में आयतन कैसा है बेटा? लीटर में, आयतन लीटर में, ठीक है, आयतन लीटर में। देखो तुल्यांकी भार को ई से लिखते हैं, तो अगर आप इसका फॉर्मूला अल्फाबेट से बनाना चाहो तो देखो, विलय का ग्राम में भार मतलब वेट, W अपॉन में तुल्यांकी भार, विलय का E, तुल्यांकी भार को E से लिखते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और आयतन लीटर में मतलब V, तो N बराबर W अपॉन में EV। ये क्या होता है? नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है, नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है। फटाफट से बेटा इसे नोट करो, मैं अभी आपको सिखाता हूं तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं, और उससे नॉर्मलता में क्या रोल है, कैसे नॉर्मलता को हल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये तुल्यांकी भार नहीं आता,
देखिए ये तुल्यांकी भार, तो इसके बिना आप नॉर्मलता नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तुल्यांकी भार देखो सब जगह फंसा हुआ है। अगर आपको तुल्यांकी भार की नॉलेज नहीं है तो नॉर्मलता आप नहीं सीख सकते। पहले आपको तुल्यांकी भार सीखना पड़ेगा, तभी आप नॉर्मलता के बारे में जान सकते हैं। तो बेटा फटाफट से इसे नोट करो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं तुल्यांकी भार, नोट करो इसे। और बेटा मिटाने से पहले एक चीज और, अगर इसका आप मात्रक निकालना चाहो तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो अगर चाहो मात्रक इसका नॉर्मलता का, तो क्या होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, या तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक लीटर इनवर्स। इस तरीके से ये इसका मात्रक होता है। तो देखिए भाई, अब सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं तुल्यांकी भार के बारे में, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो देखो तुल्यांकी भार को मैं यहां डेफिनेशन लिखने नहीं वाला, आप सुन लीजिए, आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए जिससे आपको ध्यान रह सके। बाकी मैं आपको समझा दूंगा कि होता क्या है। देखो तुल्यांकी भार क्या होता है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान में वह भाग, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान में वह भाग जो कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 1.008 तथा Cl के 35.5 और ऑक्सीजन के 8 द्रव्यमान भागों से जुड़ता है। ठीक है, या आप ऐसे करके लीजिए, किसी भी एक का जिक्र कर लीजिए भाई, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान में वह भाग जो ऑक्सीजन के 8 तथा हाइड्रोजन के 1.008 तथा Cl के 35.5 द्रव्यमान भागों के साथ संयोग करता है, जुड़ता है, या उससे अलग होता है। ठीक है, उसी भार को क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार कहते हैं। ठीक है, बस यही तुल्यांकी भार की डेफिनेशन होती है। तुल्यांकी भार को निकालने के लिए ना, तुल्यांकी भार को निकालने के लिए 4 तरीके के फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। अम्ल के लिए अलग, क्षार के लिए अलग, लवण के लिए अलग, लवण के लिए अलग, और वैसे इसे संयोजकता के बेस पर भी निकाल सकते हो आप, ऑक्सीकरण संख्या के बेस पर भी निकाल सकते हो। तो अम्ल के लिए जो तुल्यांकी भार होता है ना, E बराबर ये होता है आपका अम्ल का अणुभार, मतलब जिसका भी निकाल रहे हो उससे क्या चाहिए, अणुभार बटे में अगर अम्ल है तो अम्ल की पहचान क्या होती है, H+, तो अम्ल में H+ आयनों की संख्या। इस तरीके से क्षार की पहचान क्या होती है, तो ऊपर तो आएगा क्षार का अणुभार, अगर आपने एक का सीख लिया दूसरा खुद ब खुद हो जाता है, क्षार का अणुभार बटे में क्षार की पहचान क्या होती है, क्षार की पहचान होती है OH-, तो इसके बटे में आ जाएगा क्षार में OH- आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। इस तरीके से जब आप लवण के लिए निकालेंगे तो लवण के लिए बस इतना चेंजेस हो जाता है कि E बराबर भाई लवण का अणुभार तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, लवण का अणुभार। लेकिन क्या लवण की कोई पहचान होती है, लवण में क्या H+ या OH- होते हैं, वो तो भाई अम्ल और क्षार में होते हैं। तो लवण में भी एक चीज होती है, लवण में जो पहचान होती है वो उसकी पहचान होती है कि भाई उसमें कितने धनायन का आवेश कितना है। तो आप लवण का जब निकालेंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, धन आयन का आवेश, क्योंकि इसको निकाले बिना हम नॉर्मलता नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल नॉर्मलता के सभी प्रश्नों में होता है। तो पहले हम इसको निकालना सीखेंगे, ये 3 फॉर्मूले काम में आएंगे, इनकी मदद से हम क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार। फिर हम तुल्यांकी भार निकालने के बाद में फिर हम सीखेंगे नॉर्मलता को निकालना। तो क्लास में बने रहिएगा, अभी आप नॉर्मलता को सीख कर ही जाएंगे। तो फटाफट से देखिए, ठीक है, देखिए ये 4 चीजें दी हैं। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कौन सा एसिड कौन सा बेस, जिसके शुरू में H+, ये क्या है, अम्ल, इसके शुरू में भी H+, ये भी क्या है, अम्ल, H2SO4, NaOH, इसके लास्ट में देखिए क्षार आ गया, तो ये क्या है, क्षार, और इसमें ना तो H है ना ही OH है, तो ये क्या है, लवण। इतना करने के बाद में अब हमें सबके लिए क्या निकालना, तुल्यांकी भार निकालना है। देखो अम्ल का तुल्यांकी भार जब निकालेंगे तो E बराबर अम्ल का अणुभार। अब मैंने आपको अणुभार निकालने के लिए पीछे कई बार बोला है, देखो H का परमाणु भार, परमाणु भार आपको याद होने चाहिए यार। H का 1 होता है, Cl का
5 होता है, S का होता है 32, O का होता है 16, Na का होता है 23। ठीक है, इतनों की जरूरत पड़ रही तो मैंने इतने लिख दिए, बाकी आपको भी याद होने चाहिए। नहीं याद है यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, एक ही वीडियो में परमाणु भार याद हो जाएंगे, बस जाकर देख लो, आसान सा तरीका और ट्रिक सिखाई गई है, मक्खन हो जाएंगे परमाणु भार भी। अब इतना करने के बाद में E बराबर अम्ल का अणुभार, तो अम्ल में क्या है H और Cl, तो H का 1 और Cl का 35.5 बटे में अम्ल में H प्लस आयनों की संख्या, देखो कितने H प्लस, जितने H हो वही H प्लस, तो इसमें कितने H है 1, तो 1 से भाग दे दो, ऊपर जोड़ दो 36.5 और 1 की जिससे भाग देते हो वही आंसर आता है, तो इसका तुल्यांकी भार ये हो गया। इस तरीके से इसका निकालो, E बराबर 2H, तो 2 का 2, S का 32, 1 O का 16, तो 4 O का 64 बटे में कितने H है 2, देखो 64, 32 और 2, तो आपका हो गया 98 बटे में 2, इसे काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 नीम 18, तो E बराबर आपका कितना आया 49, ये इसका हो गया तुल्यांकी भार। इस तरीके से क्षार का निकालिए, तो E बराबर भाई क्षार का अणुभार, तो Na का 23, O का 16, H का 1 बटे में कितने OH है 1, तो 23, 24 और 16 40, तो 40 बटे में 1, और जब किसी संख्या को किसी से भाग देते हैं तो 40 इससे क्या है आंसर। NaCl, देखो कभी भी लवण का जब निकालो तो क्या करना, NaCl है पहले इसे आयनों में तोड़ो, तो ये टूटेगा Na प्लस प्लस में Cl माइनस। अब इसका E निकालो, तो अणुभार, तो Na का 23, Cl का 35.5 बटे में रिएक्शन टूटने के बाद जितना धन आयन चार्ज आए कितना है +1 है, तो +1 तो बटे में 1, 35.5 और इसको जोड़ लीजिए 58.5 बटे में 1 है, तो यही तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी एसिड, बेस, लवण किसी का भी तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। सीख लिया तो फटाफट से बेटा इसे नोट कर लो, फिर हम नॉर्मलता को निकालना सीखते हैं। तो आप देखो बेटा, नॉर्मलता के ऊपर आंकिक प्रश्नों करते हैं, प्रश्न 1-2 प्रश्न करते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे नॉर्मलता को समझ सके। देखिए बेटा, ये है आपका क्वेश्चन, क्या बोला है, सिंपल सा बोला है 9.8 ग्राम H2SO4 को 250 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। मतलब 9.8 ग्राम H2SO4 को 250 ml जल में घोला है और हमसे पूछा क्या है, नॉर्मलता पूछी है। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया हमें इसमें निकालना क्या है, n निकालना है। अभी मैंने तुम्हें n का सूत्र बताया है W/E/V, यही तो बताया था, इसका प्रयोग करेंगे। बट हमें दिया क्या है पहले वो लिख लीजिए, दिया है क्या क्या दिया है बेटा, आपको दिया है H2SO4 का ग्राम में भार, मतलब W कितना दिया है 9.8 ग्राम दिया है, ग्राम में ही लगाते हैं। आयतन कितना बोल रखा है 250 ml, इसे किस में कन्वर्ट कर लें, लीटर में, क्योंकि फॉर्मूले में लीटर में लगाते हैं। तो 250 को कितने से भाग दे दें बेटा, 1000 से भाग दे दें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 पीछे किसका दीजिए 0.25 लीटर। इतना करने के बाद में क्या और कुछ दिया है, नहीं दिया है। n पूछा है लेकिन E भी तो मिसिंग है, E भी तो क्या है मिसिंग है। तो पहले इसे फाइंड करो, पहले इसे फाइंड करो, तभी तो सवाल सॉल्व हो पाएगा। तो E बराबर भाई H2SO4 क्या है, एसिड है, तो H2SO4 का अणुभार, तो 2H के लिए 2, S का 32 और 16 चौक 64 बटे में H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है 2, अभी जस्ट पीछे निकालना सिखाया है, तो यार 98/2 हो जाएगा। मतलब E बराबर आपका कितना आ गया 49। अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर n बराबर स्मॉल w कितना दिया है 9.8 बटे में भाई E कितना निकाला अभी 49 इंटू में आयतन कितना दिया है 0.25 इतना दिया है। अब देखो ध्यान से जरा, पॉइंट हटाया, ऊपर 1 0 बढ़ गया, ऊपर 1 के बाद था, नीचे 2 के बाद था। 49 दूनी 98, 0 का 0, 5 चौक 20, 55 25, तो बचा 4/5। जब आप इसे भाग देंगे तो n बराबर पॉइंट लगाया 40 हो गया, 5 8 40, 0.8, यही इसका क्या है आंसर है, यही इसका आंसर है। यार केमिस्ट्री बिल्कुल मक्खन हो जानी है, बस चीजों को सीखिए। देखो कितनी आसानी से नॉर्मल तक हमने प्रश्न हल कर लिया।
ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो। एक सवाल और देता हूं, पहले उसे खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं उसे सॉल्व करवाऊंगा। देखिए क्या बोला है, बोला है 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। अब ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करने वाला, आप इसकी मदद ले सकते हो। Na का परमाणु भार होता है 23 और क्या है OH, तो O का 16, H का 1। अब आप ये परमाणु भार दिए, आप इसको अपने आप सॉल्व करिए, अपने आप सॉल्व करिए और सॉल्व कर कर आंसर निकालिए और देखिए क्या आप सही आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका आंसर जरूर निकालें और निकालकर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ मैंने लिख कर दिया है, ये आपको करना है, ठीक है, एज अ होमवर्क समझ लीजिए आप। अगर आपने वीडियो देखी है और चीजों को सीखा है तो ये क्वेश्चन आपको खुद कर दिखाना है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने वाला। नॉर्मलता आपको सीखनी थी, आपने नॉर्मलता सीख ली है। नॉर्मलता केवल इतनी सी होती है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। और ग्राम तुल्यांक आपके क्या होते हैं, ग्राम बटे में तुल्यांक की बार, तो आप उसे फॉर्मूले में लगाकर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फटाफट से बेटा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और सीखा है तो इसका आंसर निकालकर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों ने यहां आकर सीखा है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। और हां एक बात और भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाइए। और इतने सारे प्लेलिस्ट हमने चैनल पर बना रखे हैं, अगर आप केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे प्लेलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप देखिए, फिर देखिए केमिस्ट्री कितनी आसान हो जाएगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए और अच्छा स्कोर करते रहिए। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।